नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं और जो उत्तराखंड के विभिन्न डाइट से अभी प्रशिक्षणरत है प्रशिक्षु हैं, तो उन डीएलएड साथियों के भी कमेंट आ रहे हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि जितने भी कि जब दूसरी काउंसलिंग के उपरांत जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, दूसरी काउंसलिंग के उपरांत जो भी शिक्षक साथी यानी कि जो भी उत्तराखंड के डीएलएड साथी थे, तो उन्होंने पूछा होगा कि उनियाल जी से कि सर ब्रिज कोर्स क्या भर्ती में वापस ले रहे हैं, ब्रिज कोर्स को भर्ती में लेंगे। तो उनियाल जी ने जो है कि जो निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने कहा होगा कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ब्रिज कोर्स वापस नहीं आएगा। तो बहुत सारे डीएलएड साथियों का इस तरीके का कमेंट आ रहा है। तो सबसे पहली बात मैं उन डीएलएड साथियों को बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे डीएलएड प्रशिक्षु साथी या जो अभी वर्तमान में शिक्षक के पद पर पदस्थ हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, उन तमाम डीएलएड साथियों से मेरी बराबर बात होती है। ये बात मेरे कानों तक भी पहुंची है और मेरे संज्ञान में भी ये बात है। जैसे कि टनकपुर से विनय राजपूत जी हैं, जिनको अभी उधम सिंह नगर मिला हुआ है, और डाइट अल्मोड़ा में, डाइट बागेश्वर में जो भी साथी हैं हमारे हेमंत नयाल जी, उनसे मेरी बात होती है। डाइट देहरादून पे सिद्धार्थ जी हैं, उनसे मेरी बात होती है। बहुत सारे साथी अन्य भी हैं जो रिट पिटीशन को लेकर के भी माननीय हाईकोर्ट गए थे। उन तमाम साथियों से मैं बात भी करता हूं और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आती भी रहती है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे डाइट के साथी हैं, डीएलएड साथी हैं, कि हमसे आप लोगों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जहां भी आप लोग जाएंगे, हमें आप सपोर्ट ना भी करें, लेकिन हमारी तरफ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई बात नहीं, हाँ आप हमारे अगेंस्ट भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो 2020-21 की भर्ती है, जिनमें कुछ साथियों का 4 साल की सर्विस का नुकसान हुआ है, उन साथियों को भी मैं बराबर सपोर्ट करता था कि आप लोगों का नुकसान हो रहा है। जबकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, तो वो जजमेंट से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बीएड वालों को हटा करके, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक पांडे जी की याचिका लगी हुई है। तो पांडे जी की याचिका में कोर्ट ने भी इसी तरीके से पूछा था कि भाई जब 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, तो आप इन लोगों को अलग करते हुए भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते थे। मेरे ख्याल से शायद मनोज पांडे करके वो याचिका है बागेश्वर निवासी, तो उसको आगे बढ़ा सकते थे। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि अगर, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी टफ समय होगा, जितने भी साथियों के लिए होगा, कि इन भविष्य में जब भी होगा कि आगे 2026-25 में जो भी भर्तियां आएंगी, उनको लेकर के थोड़ा सा टफ समय हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। और जहां तक आप लोग ब्रिज कोर्स की बात करते हैं, ब्रिज कोर्स को लेकर के सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ब्रिज कोर्स कोई अलग से डिग्री हो करके नहीं आई। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बता रहा हूं, ब्रिज कोर्स किसी अलग से डिग्री बना करके नहीं आई। शायद आप लोग 2010 में बहुत छोटे होंगे जो अभी डाइट से डीएलएड कर रहे होंगे, तो कोई अलग से प्रावधान करके नहीं आया। सबसे बड़ी चीज आपको पता है कि जो भारत के संविधान का 76वां संशोधन है, उसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सारे प्रावधान करे गए। आप लोगों को सभी को मालूम है, संविधान का 76वां संशोधन है, उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन डीएलएड रखी गई या इसके समकक्ष 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही एलिजिबल रहेगा प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, ये बात कही गई। तो भाई इसमें जो है 31 मार्च 2010 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD,
जो 31 मार्च 2010 को जो है कि एनसीटी को ऑथराइज बॉडी घोषित करती है। जबकि आप लोगों को पता है एनसीटी का गठन 1993 में एनसीटी एक्ट 1993 में हुआ था। और जितने भी आपको प्रशिक्षण है, जो भी प्रशिक्षण है, देखिए समझ रहे हैं कि जो भी प्रशिक्षण हुए वो एनसीटी के सेक्शन 29 के तहत ही एनसीटी करवाती है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो एनसीटी का रेगुलेशन 2014 है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के कहता है कि एनसीटी का जो रेगुलेशन 2014 है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के है, समझ रहे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या डिसाइड किया गया है, समझ रहे हैं। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। अब रही बात जो मैं एनसीटी का एक्ट आप लोगों को 1993 का सेक्शन 29 समझा रहा हूँ कि वो एनसीटी को रूलिंग को अपडेट करता है, रूलिंग को बनाता है, नियमों को बनाता है, समझ रहे। और एनसीटी का जो रेगुलेशन 2014 है वो जो है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन को लेकर के ये सभी लोग जानते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो ब्रिज कोर्स कराया गया, यानी कि जो लोग 23 अगस्त 2010 के न्यूनतम क्वालिफिकेशन के बाद भी एंट्रेंड थे, यानी कि ट्रेंड टीचर नहीं थे, जो लोग आरटी एक्ट आ जाने के बाद भी एंट्रेंड थे और सरकारी, प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, जो निजी ओन विद्यालय थे वहाँ कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का मौका दिया। ठीक है, पहले 5 साल दिए, आप लोग बढ़िया अच्छे से देखना, पहले उन्हें 5 साल दिए 2015 तक 31 मार्च, लेकिन पहले 5 साल में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अच्छे से प्रशिक्षित नहीं कर पाए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कि आरटी एक्ट में संशोधन किया। जो आरटी एक्ट का पहला संशोधन है 17 अक्टूबर 2017, यानी कि 17 अक्टूबर 2017 में, तो उन्होंने कहा कि ये जो है कि प्रोस्पेक्टिव रूप से, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रूप से 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा और ये 4 साल के लिए वैलिड होगा। जितने भी प्राइवेट, सरकारी, मान्यता प्राप्त, निजी जो भी विद्यालय हैं, निजी सहायता प्राप्त, यहाँ पर जो भी शिक्षक कार्यरत हैं, अगर वो बीएड है तो उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, अगर वो कोई अन्य प्रशिक्षित है, जैसे कि आपको बता देता हूँ सीपीएड है, डीपीएड है, बीपीएड है, तो उनको जो है कि 18 महीने का ये प्रशिक्षण करना पड़ेगा इन सर्विस के लिए। ये क्या था, इन सर्विस के लिए प्रावधान था, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सारा भी इन सर्विस टीचर्स के लिए था, वो प्राइवेट गवर्नमेंट सारी चीज़ें। और दूसरी बात है तो इनको 31 मार्च 2019 तक पूरा करना होगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पूरा कराया। तो भाई अब जब ये एनसीटी डायरेक्शन देती, सॉरी एमएचआरडी डायरेक्शन करती है किसको, सभी राज्यों के एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ साथ यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज के एजुकेशन सेक्रेटरियों को निर्देश देते हैं, भैया जितने भी आपके यहाँ एंट्रेंस टीचर हैं, प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या निजी विद्यालयों में हो, जो भी हैं आरटी एक्ट के मानकों के तहत टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो 21 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है बच्चों का, ठीक है, जो बच्चों का राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके तहत बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जब आप शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो तो क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, इनको प्रशिक्षण कराना भाई, ठीक है। एनसीटी ने निर्देश देते हैं सभी शिक्षा सचिवों को और सभी जो है कि केंद्र शासित प्रदेशों को। भाई अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए भाई कैसे होगा, आरटी एक्ट तो बन गया है 2009 में ही। अब आरटी एक्ट में भाई कुछ नियम भी तो चाहिए, उसके लिए जो है कि कुछ इस कोर्स को कराने के लिए आपको नियम भी तो चाहिए, समझ रहे हैं, इस कोर्स को कराने के लिए आपको नियम भी चाहिए। अब वो नियम कौन बनाता है, वो नियम भैया जब आप किसी नियम में नियम जोड़ेंगे तो उस नियम को बनाती है हमारी जो है कि सदन कौन सा है, जैसे हमारी संसद है, संसद बनाएगी। तो 10 अगस्त 2017 को संसद द्वारा कानून पास किया जाता है आरटी एक्ट में, ताकि 5 साल के लिए उन्हें 4 साल और बढ़ा करके 5 साल के लिए उसे शिथिलता दी गई। तो पहले 5 साल दिए गए तो फिर 4 साल के लिए और
31 मार्च 2019 तक इन में, तो पार्लियामेंट से क्या होगा, बिल पास किया गया। पार्लियामेंट जो बिल आया वो पार्लियामेंट बिल पास होकर के आया 10 अगस्त 2017 को, ठीक है, ताकि ये क्वालिफिकेशन को लेट डाउन करे। तो भाई एक पार्लियामेंट का बिल आया, भाई अब जो है कि आपकी कानूनी प्रक्रिया, नियमों में बदलाव वाली कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अब आ गई बात भैया कानूनी प्रक्रिया बात, तो भैया अब ये प्रशिक्षण जो होगा कि उसके लिए भी क्राइटेरिया चाहिए। किसी भी चीज के लिए किसी का संविधान होता ना, जैसे आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड के लिए आपको जो है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए अब यहाँ उत्तराखंड में, और 50% के साथ ही पास होना चाहिए, और आप एंट्रेंस देंगे। उसमें साइंस आर्ट के अलग अलग पद होते हैं, या आप लोगों को सभी को पता है कि उसका भी एक रूलिंग होती है, यानी कि उसका क्राइटेरिया है। तो अब यहाँ पर जो कोर्स है उसको रूलिंग कौन करेगा, रूलिंग कौन करेगा, एनसीटी। तो एनसीटी ने जो है कि उस कोर्स को कराने के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त, उसको अप्रूवल कौन देगा, एनसीटी देगी। किसको, जो जिन एंट्रेंस टीचरों को प्रशिक्षण करवाया जाएगा उस प्रशिक्षण को अप्रूवल जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगा। अब सबसे पहली चीज है कि भाई एनसीटी इस कोर्स को अपने नियमों के तहत कराएगी। तो एनसीटी का जो रूल नियम 29 है वो है, और आपको मैंने बता दिया कि एनसीटी का जो रेगुलेशन, एनसीटी रेगुलेशन 2014 की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके तहत। फिर दूसरी बात है भाई कि एनसीटी की अपनी भी पावर होती है। भाई जो आपको कोर्स कराया है अलग अलग स्टेटों में करा रही है, डीएलएड कराते हैं एनसीटी के, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑथराइज्ड बॉडी है, क्योंकि जो भी प्रशिक्षण को कराने की प्रावधान है वो एनसीटी को, क्योंकि न्यूनतम क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, एनसीटी। कहीं भी टीचर के लिए अगर टीचर की भर्ती हो रही तो उसके लिए क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, एनसीटी करेगी। तो एनसीटी द्वारा डिसाइड क्वालिफिकेशन होगी। अब आपको पता है कि भैया एनसीटी की जितने अपने अधिकार क्षेत्र हैं उतने तो ठीक हैं, इतने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज ये भी तो है कि हाँ औरों से भी तो पूछा जाना चाहिए कि ये प्रशिक्षण करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। राज्यों से भी तो पूछा जाना चाहिए कि भैया हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो राज्यों से भी तो पूछा जाना चाहिए कि उसके लिए भी तो टीम चाहिए। तो भैया जो अप्रशिक्षित लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ठीक है। संसद से, राज्यसभा, लोकसभा से तो ये बिल पास होकर के आ गया। भाई एक्सपर्टों से भी पूछा जाना चाहिए कि ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो भैया उसमें एक्सपर्ट कमेटी भी बैठाएगी, एक्सपर्ट कमेटी का भी उसमें पूरा रोल है कि ये कोर्स कराना चाहिए। तो तब जाके एनसीटी लिखती है कि ये जो कोर्स है ये प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आरटीई एक्टों के सभी मानकों को फुलफिल करता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर जो है कि उसमें नियम बना दिया जाता है कि जो भी, ठीक है, जो भी ये प्रशिक्षण लेगा, जो भी इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को हासिल करेगा, वो एनसीटी के रेगुलेशन 2014, आरटीई एक्ट 2009 के मानकों को, और एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010, तो उस नोटिफिकेशन में जो भी एनसीटी का टीचर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है उसको फुलफिल करेगा, ड्यूली फुलफिल, यानी कि सारी चीजें, यानी कि ये लोग जो हो गए कि डाइट डीएलएड के समकक्ष हो गए। तो यहाँ पर अब जो भी व्यक्ति विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि निदेशक महोदय भी कह रहे हैं कि अगर निदेशक महोदय के कहने से ही ये वैलिड और अनवैलिड हो जाता तो हम लोग कोर्ट क्यों जाते। समझ रहे कि जो निदेशक महोदय कह देंगे उनके कहे हुए अनुसार जब सारी बातें हो जाती, सॉल्व हो जाती, या जो भी चीजें हो जाती, तो फिर एक ही ऑफिशियली अगर ये मैटर होता, ऑफिस तक ही सीमित होता, या निदेशालय स्तर तक ही सीमित होता, डिपार्टमेंट तक ही सीमित होता, तो आज जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो तब जाकर के भैया उन्होंने कहा सारे, ये भी एनसीटी ने भी अपना दे दिया। अब बात रहेगी कि भैया नियम को संशोधन करने के लिए जो है कि भैया फ्री होगी। अब नियम कौन बनाता है कि भैया आरटीई एक्ट के तहत नियमों में छूट वाली बात आ गई कि नियम बनाना है। तो 17 अक्टूबर 2017 को
जो पार्लियामेंट का जो लेट डाउन क्वालिफिकेशन, लेट डाउन अंडर सेक्शन जो भी है उसके तहत दिया गया था MHRD के तहत, तो उन्होंने 17 अक्टूबर 2017 को उन्होंने कानून बना दिया। ये सारी चीज़ें होगी। अब रही बात इसमें जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपको बता देता हूं कि ये प्रशिक्षण SCRT ने क्यों नहीं कराया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि SCRT एक सीमित प्रशिक्षण को कराते, इतने लार्जर स्टेज पर नहीं करा सकते थे प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के लिए करवाने के लिए SCRT ने हाथ खड़े कर, क्योंकि SCRT देखो हर डाइट में 650 कैंडिडेट को प्रशिक्षण नहीं दिला पा रही है, अच्छे से टाइम पर प्रशिक्षण नहीं करा पा रही, क्योंकि SCRT के अपने यहाँ तो हर जिले से 1, 2, 3 जो भी वहाँ प्रशिक्षण करने जा रहे उतने लोगों के, ये भैया अब ये लाखों की तादाद में उत्तराखंड में थे, लाखों की तादाद में प्रशिक्षण जो है कि SCRT कहाँ से दिला पाएगी भैया। अगर मान लिया जाए 18,000 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित में, तो हर डाइट में जो है कि 650 से ज़्यादा हो रहे हैं, 1000 से ऊपर व्यक्ति जा रहा था, 1500 व्यक्ति जा रहा है, लगभग 1500 से 1800 व्यक्ति जा रहा है, उतनों को एक साथ प्रशिक्षण कहाँ दिला है। उसके बाद अभी शिक्षा मित्र हैं उनको भी कहाँ प्रशिक्षण, उसके बाद जो है कि सेवारत शिक्षकों का जो है कि जो प्रशिक्षण होता है, सेवारत शिक्षक 5 दिवसीय 10 दिवसीय उनका प्रशिक्षण भी है। इसके अलावा जो है आपको बता देता हूँ अकादमिक जो शोध केंद्र होता है, अकादमिक शोध केंद्र में जो अध्यापक होते हैं उन अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण होता है, जो एकेडमिक विंग होती है जिसमें कि आप इनोवेटिव चीज़ें देखते हैं किताब को, उनको भी प्रशिक्षण। तो NCT जो है कि SCRT ने हाथ खड़े कर दिए भैया, तो इसलिए जो है कि फिर MHRD ने ये जो है कि NIOS संस्थान को दिया है। और दूसरी बात, जो भी इसमें जिस नियम के तहत करवाया है, अभी कोर्ट में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि NCT का भी जवाब लगभग आने वाला है, उत्तराखंड सरकार का भी जवाब आने वाला है, और NIOS का भी आ चुका है लगभग। तो ये आपको प्रशिक्षण कराने की भी मैंने सारी चीज़ें नियम बता दी, किस तरीके से ये प्रशिक्षण हुआ और किस आधार पर हुआ। अब रही बात कि भैया बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि B.Ed बाहर हो गया तो ब्रिज कोर्स कहाँ से होगा। समझ रहे, मैं पूरी कहानी आप लोगों को बता दिया कि देखिए ब्रिज कोर्स का जो परिभाषा है वो बदली गई है। कब बदली गई है? 28 जून 2018 का जो NCT का गजट नोटिफिकेशन है, जिसको 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो वहां पर क्या कहा गया, देखिए अब मैं आप लोगों को भी ये भी समझाता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि यहां पर मैंने पूरी कहानी बता दी कि भैया शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी, तभी जाकर के वो शिक्षक के पद में नियुक्त होंगे। जैसे शिक्षा मित्र हैं, बहुत सारे साथी शिक्षा मित्रों को, अगर भैया आप थोड़ी सी बात मेरी समझें कि अगर शिक्षा मित्रों को नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण करवाना होता, पहले तो उनको सहायक अध्यापक के रूप में पहले नियुक्ति दे देते कि भैया जब न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूरी करने से पहले अगर उनको, देखो मान लिया जाए, अब यहाँ पर समझो शिक्षा मित्रों को 2 साल का DLED करवा दिया था, किससे? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से करवा दिया। तो भैया जब उन्होंने न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करी तभी तक तो वो शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ा लिया। जब उनका जो है कि टेट की गाइडलाइन उन्होंने फुल कर, देखिए इसमें टेट की भी, न्यूनतम क्वालिफिकेशन में टेट की भी गाइडलाइन है, समझ रहे हैं। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन फुल करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कल 58 साल के शिक्षक को ज्वाइनिंग दी गई, 2 ही साल मिलेंगे, समझ रहे हैं। 2 साल दिए गए, नहीं दिए गए, आप देखिए कि भैया अगर उससे ज्वाइनिंग के बाद ही प्रशिक्षण होता ब्रिज कोर्स, तो ये आप देखिए कि 2018 में इसको क्या लिखा है कि B.Ed वालों को कंसिडर किया जाएगा और उन्हें ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर 6 महीने का NCT से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करना है, जिसको क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रद्द कर दिया। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जो ज्वाइनिंग के बाद ब्रिज कोर्स होता है, ये आप लोगों को कह दूं कि आप लोग मुझे ये बता दो कि 2018 के बाद जितने भी B.Ed ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको किसी इंस्टीट्यूशन ने अभी तक ब्रिज कोर्स करवाया है? बिल्कुल नहीं करवाया है। कहीं से भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण NCT ने करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया, नहीं करवाया।
चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हो, केबीएस में जो केंद्रीय विद्यालय में नियुक्त शिक्षक हो, या जितने भी जो है कि सेंट्रल के स्कूल हैं, कोई भी सेंटर के स्कूल हों, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो या केबीएस के हों या आर्मी पब्लिक स्कूल हो, जितने भी सेंटर स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ भी कार्यरत बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक है, क्या उनको ब्रिज कोर्स करा लिया है 2018 के बाद? जिनकी भाई ज्वाइनिंग 2018 में हुई है, 2018 के बाद, क्योंकि अक्टूबर 2017 में जितने भी ब्रिज कोर्स के रजिस्ट्रेशन थे वो हो गए थे। 30 नवंबर तक सबका रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो गया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो साइट थी वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन शुरू हो गया। तो 18 में जितने भी जनवरी में थे ज्वाइनिंग टीचर, उनको नहीं करवाया है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। किसी को भी ये प्रशिक्षण नहीं करवाया गया है नहीं कि आप लोग जो लोग कह रहे थे कि तो अब भैया ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर, लोगों को तो 5-5 साल हो गए ज्वाइनिंग के, अभी तक उन्हें ब्रिज कोर्स 6 महीने का नहीं करवाया, तो ये भी आपका डिनाई हो जाता ना। यानी कि जो 17 अक्टूबर 2017 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना है, उसके बाद यानी कि जिन्होंने भी उस अधिसूचना के तहत न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है 6 महीने का ब्रिज कोर्स के लिए, उसके बाद किसी को भी ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। ये मानेंगे नहीं मानेंगे भाई? बिल्कुल ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पर वो भी 31 मार्च 2019 को खत्म हो जाती है। उसके बाद तो ब्रिज कोर्स का प्रावधान खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अगर आप लोग जो है कि जिज्ञासु हैं और जागरूक हैं तो आप लोग सारे नियमों को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर भैया नया ब्रिज कोर्स तो हुआ नहीं जो ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे लोग करें। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो 11 बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस है, तो उसका देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के वहां से बहुत कुछ नहीं आया है, समझ रहे हैं? और दूसरी बात है कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 है, उससे पहले जो है कि वो जो है कि ना तो इनको ब्रिज कोर्स वालों को सपोर्ट कर सकता है, ना उसके रद्द होने से इनको कोई नुकसान पहुंचा रहा। समझ रहे हैं? आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो देवेश शर्मा वाला केस का 11 अगस्त को जजमेंट आया है, उस जजमेंट में ब्रिज कोर्स को लेकर के कहीं भी कुछ नहीं आया है, कहीं भी ब्रिज कोर्स को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है। और दूसरी बात है, आप लोगों को मैंने ये भी कहा कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है 2018, ठीक है, उसमें ना तो ब्रिज कोर्स को कोई फायदा है, ना उसके रद्द होने से कोई नुकसान है। तीसरी बात है कि ये लोग जो हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में पहले ही शामिल हो चुके हैं। इन लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन में पहले से ही शामिल। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का लिटिगेशन इन लोगों को लेकर के नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इन लोगों को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई विवाद, वाद, लिटिगेशन शामिल नहीं है, ये प्योरली शुद्ध है। अब समझिए चौथी बात ये है कि कि इन लोगों को अगर आप लोग डिनाई कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? अगर ये जो है कि बीएड केस से प्रभावित हैं तो किस प्रकार से दें? अगर निदेशक महोदय से पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर किस तरीके से प्रभावित है, अगर निदेशक महोदय इतना कह दें कि ये जो है कि देवेश शर्मा वाले केस से प्रभावित है, तो निदेशक महोदय पर ही जो है कि वो जो है कि कानून का जवाब देते देते फंस जाएंगे। ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि ये देवेश शर्मा वाले केस से प्रभावित हैं, तो 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में, जो आप समझ रहे हैं कि 2024 के जजमेंट में भी ब्रिज कोर्स कराने के लिए एनसीटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ताकि इनको डीएलएड के इक्वल बनाया जा सका। जबकि हमारे लिए जो है कि एनसीटी के रूलिंग, एनसीटी का रेगुलेशन, एनसीटी की पावर और एक्सपर्ट कमेटी सारी हैं, और उन्होंने कह दिया कि ये आरटी एक्ट के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको ड्यूली फुलफिल करते हैं। तो भाई साहब जो निदेशक महोदय ने कह दिया है तो उसको निदेशक महोदय किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से अपने आप को? भैया अगर उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी तो उस टिप्पणी को लेकर के अगर वो कोई भी टिप्पणी देते हैं अखबार के माध्यम से, इस विषय में कोई भी चर्चा करते हैं कि ये वैलिड नहीं है,
ये मान्य नहीं है। अगर ये अखबार में भी आता है, उनके वक्तव्य से कहीं से भी पेन से लिखित आ जाता है, वो ये लिख देते हैं कि ये देवेश शर्मा केस से प्रभावित है, ये एलिजिबल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बीएड अमान्य है। मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया कि देवेश शर्मा वाले केस से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, न तो वो इनको फायदा देता, न ही इनको नुकसान देता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाई जवाब भी निदेशक सोच समझ के देगा। विधि डिपार्टमेंट के पास भी इतनी चीजें सोचने के लिए नहीं है जितनी चीजें हम तैयारी कर चुके हैं। और ये तैयारी इतने ऊंचे स्तर पर हुई है ना कि भले अभी संघर्ष कर रहे हैं, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, हम लोग चाह रहे हैं कि विभाग का जवाब कोर्ट को चले जाए। विभाग का जवाब कोर्ट चला जाए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखें कि हमें हाई कोर्ट से ही फैसला मिल जाएगा जजमेंट में, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक ही दो ही हियरिंग में हमारा काम ओके हो जाना है, सारी चीजें ओके हो जानी है। और पुरानी भर्ती, एक चीज ये बता देता हूं कि जो नए केस लगे हुए हैं, कुछ केस लगे हैं, उसमें ये कह दिया कि ये पद सारे बैकलॉग के हैं। ये पद जो आगे जो इस भर्ती में शामिल है, इसमें अधिकतर पद बैकलॉग के हैं, समझ रहे हैं। तो जो बैकलॉग के पद हैं तो उसमें पुराने नियमों के आधार पर ही भर्ती होगी, जो एलिजिबल होंगे पुराने नियमों के अनुसार, तो वो पद उन्हीं के अनुसार ही भरे जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि जो बहुत टिपिकल बन जा रही हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।